अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के रिलेटेड एक पॉइंट आता है क्यूरी टेम्परेचर। देखो समझो मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। सो दिस वन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस आप यहाँ पे कंसिडर करो, इसको मैंने हीट किया है। दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड विथ सम बर्नर और सम अदर अरेंजमेंट। इसको हमने क्या किया, इसको हीट किया है अच्छे से। ओके, नाउ इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है, जिसको हम बोलेंगे mz, ये डिक्रीज होगा जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, ध्यान दो। सो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसको इसको जैसे हम हीट करते जाएंगे, तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर इसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर मैग्नेटाइजेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो एक टेम्परेचर पे जाने के बाद इसका मैग्नेटाइजेशन जो है, समझो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो पूरी तरीके से लूज हो गया, लूजेस इट्स मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली। उसने क्या किया, उसका मैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से लूज हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद। ओके, अब देखो इस टेम्परेचर पे जाने के बाद उसका मैग्नेटाइजेशन लूज हो गया, उसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि उसका जो डोमेन स्ट्रक्चर था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, डोमेन स्ट्रक्चर इस टेम्परेचर पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि डोमेन स्ट्रक्चर उसका क्या हो गया, वैनिश हो गया। और डोमेन स्ट्रक्चर वैनिश हो गया तो इट लूजेस इट मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली, क्योंकि डोमेन स्ट्रक्चर की वजह से ही उसको वहां पे मैग्नेटाइजेशन वो शो कर रहा था। तो कंसेप्ट ऐसा है, दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे डोमेन स्ट्रक्चर वैनिश हुआ है, दिस टेम्परेचर at which the domain structure is destroyed। जिस टेम्परेचर पे डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, एंड ये जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ने उसका मैग्नेटिज्म क्या कर दिया, लूज कर दिया। उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, देखिए हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो हमने देखा कि उसके पास डोमेन स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से उसके पास डोमेन्स होते हैं, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, बराबर है। नाउ जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, व्हेन आई विल हीट दिस वन, जब मैं इसको हीट करूंगा, इसका टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा, तो इसका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है, देखिए टेम्परेचर पहले टी था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो जैसे मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, एक टेम्परेचर पे जाने के बाद इसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है ये वैनिश हो गया, डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। वैनिश बोलो या फिर डिस्ट्रॉय बोलो, मतलब इसके अंदर डोमेन स्ट्रक्चर रहा नहीं। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके पास डोमेन स्ट्रक्चर है। अगर उसके पास डोमेन स्ट्रक्चर नहीं रहा, उसका मीनिंग क्या होता है, इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। उसने उसका मैग्नेटिज्म
लूज कर दिया है, इसके पास अब मैग्नेटिज्म नहीं रहा। अब देखो इस टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म शो कर रहा था, इस टेम्परेचर पे भी मैग्नेटिज्म शो कर रहा था, पर इस टेम्परेचर पे जाने के बाद उसका मैग्नेटिज्म लूज हो गया। जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद मैग्नेटिज्म उसका लूज हो गया, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मैग्नेटिज्म छोड़ देता है, उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ओके, अब देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होता है, इंटर एटॉमिक कपलिंग या फिर बॉन्डिंग हम बोलते हैं, इंटर एटॉमिक कपलिंग या फिर बॉन्डिंग कैसे हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, अब देखिए ये बॉन्डिंग अगर वीक हो गया मतलब वो सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज भी कैसे होते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड उसका डोमेन स्ट्रक्चर भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखो समझो मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है मेरे पास, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, अब देखो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होते जाएंगे, एंड एक टेम्परेचर पे जाने के बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जीरो हो जाते हैं, ये लूज करता है इट्स मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से वो जीरो कर देता है। ओके, अब देखो ये सब्सटेंस जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले टेम्परेचर पे फेरो था, बाद में टेम्परेचर बढ़ाया फिर भी फेरो है, और टेम्परेचर बढ़ाया, इस टेम्परेचर पे उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, अब देखो डोमेन स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये फेरो नहीं रहा, फिर दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जैसे प्रॉपर्टीज दिखाना शो करता है। ओके, सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए ये क्यूरी टेम्परेचर कितना है। कुछ मटेरियल्स लेते हैं एंड उनके क्यूरी टेम्परेचर लेते हैं। क्यूरी टेम्परेचर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये केल्विन में मैं ले रहा हूँ। कोबाल्ट लिया है पहले, कोबाल्ट, उसका क्यूरी टेम्परेचर है 1394। आयरन, इसका क्यूरी टेम्परेचर है 1043। निकेल, इसका क्यूरी टेम्परेचर है 631। गैडोलिनियम, इसका क्यूरी टेम्परेचर है 317। Fe2O3, इसका क्यूरी टेम्परेचर है 893। सो दीज आर द डिफरेंट क्यूरी टेम्परेचर्स। देखिए आई हैव सम मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका इंडक्शन है B। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया, ये बार मैग्नेट यहां पे मैंने रख दिया है। ओके, अब ये जो बार मैग्नेट है इसका ये एस पोल है, इसका एन पोल है। नाउ हमको मैग्नेट के टर्मिनोलॉजीज पता है, ये एक्सिस है मैग्नेट का, नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, एंड एस पोल एंड एन पोल जो है ना बच्चों, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, 2L रहता है ना। यस, तो ये 2L डिस्टेंस भी यहाँ पे शो किया है। मतलब ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया है, मतलब दो हुए ना ये,
ये पहले से था मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसके अंदर मैंने ये बार मैग्नेट यहाँ पे लाके रख दिया है, एस पोल एन पोल। अब देखो बच्चों, एन पोल एंड एस पोल जो होते हैं इनके पास पोल स्ट्रेंथ होते हैं। एन पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना होता है? एन पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है प्लस एम एंड एस पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है माइनस एम। ये प्लस है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में दिखाया है, ये निगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड में दिखाया है। ओके, अब देखो इसका खुद का कितना है? एम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी वजह से उसको कितना मिलेगा, और बी, इसको भी उतना ही मिलेगा। अब देखिए ये जो मैग्नेट यहां पे रखा है, इस मैग्नेट के एन पोल पे एक फोर्स लग रहा है प्लस एम बी एंड एस पोल पे एक फोर्स लग रहा है माइनस एम बी। ऐसा जब कंडीशन होता है उसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है वो, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क? आप में से कुछ लोगों को टॉर्क पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आई विल एक्सप्लेन द टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ फोर्स। टॉर्क एक फोर्स ही है। अगर कोई चीज पे आपको टॉर्क लगाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। समझो ये रॉड है, इस पे मुझे टॉर्क लगाना है, तो टॉर्क कैसे लगता है? टॉर्क जब मुझे लगाना है इस रॉड पे, तो मुझे इस पे अप्लाई करने पड़ेंगे दो फोर्सेस। ये पहला फोर्स मैंने लगा दिया, ये दूसरा फोर्स मैंने लगा दिया। ऐसे दो फोर्सेस मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सो आई नीड द टू फोर्सेस। अब ये जो दो फोर्सेस मैंने लगाए हैं, ये दो फोर्सेस कैसे होने चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब ये जो पहला वाला फोर्स है F एंड ये जो दूसरा वाला फोर्स है F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 5 न्यूटन होगा तो ये भी 5 न्यूटन होगा, ये 10 न्यूटन होगा तो ये भी 10 न्यूटन होगा। उसको बोला जाता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये अगर इस दिशा में होगा तो ये उसकी उल्टी दिशा में होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन है दे शुड बी सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड चाहिए। दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं चाहिए, ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है डी। ओके, मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है डेफिनेटली वो टॉर्क है। ओके, अब देखो टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, फिर कितना टॉर्क लग रहा है? टॉर्क मतलब क्या है? टॉर्क मींस वन फोर्स, दोनों में से एक फोर्स लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सो ये टॉर्क मतलब क्या होता है? वन फोर्स, वन फोर्स मतलब F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? D। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? FD। फिर उस हिसाब से उसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? मीटर। सो इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है टॉर्क का। जहां कहीं पे आपको टॉर्क लगाना है, आपको लगाने पड़ेंगे दो फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तब टॉर्क कितना लगेगा? एक फोर्स इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कैसे लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। ओके, अब बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे टॉर्क लगता है। हम वाटर टैप घुमाते हैं, नल की टोटी जब घुमाते हैं वहां पे टॉर्क लगता है, बराबर है। गाड़ी की जब चाबी हम घुमाते हैं वहां पे भी टॉर्क लगता है। गैस का जब बटन घुमाते हैं हम, वहां पे भी टॉर्क लगता है। दो फोर्सेस लगते हैं ना। दो फिंगर से हम जो चीजें करते हैं, टैप घुमाना, गैस का बटन घुमाना, गाड़ी की चाबी घुमाना, यहाँ पे हर जगह पे टॉर्क नाम का स्पेशल फोर्स लगता है। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर आप ये टॉर्क समझ गए हैं तो मुझे बताइए यहाँ पे टॉर्क लगा है क्या? यस, यहाँ पे भी टॉर्क लगा है। देखिए यहाँ पे एक फोर्स मुझे दिख रहा है प्लस एम बी, एक फोर्स दिख रहा है माइनस एम बी। मतलब दो फोर्सेस है, एम बी दो फोर्सेस है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एम बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन डायरेक्शन है, यस, ये प्लस डायरेक्शन में, ये माइनस डायरेक्शन है। दोनों के बीच
कुछ डिस्टेंस है, यस, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसा लेना है बच्चों? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। मतलब पहला फोर्स एंड दूसरा फोर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे लेना है परपेंडिकुलर वाला। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ये एस एन डिस्टेंस ले लो डायरेक्टली, 2L जो है, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच का। मतलब ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये S है, ये N है, इसको मैं बोलता हूं P। मतलब यहां पे टॉर्क कितना लगा है? टॉर्क मतलब वन फोर्स लिया मैंने यहाँ पे MB, दोनों में से कोई भी लो, वन फोर्स MB। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? NP। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? NP। अब NP को मॉडिफाई करते हैं, समझो ये एंगल मैंने पकड़ लिया थीटा।